न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के प्रमुख प्रावधानों में अपन आज अध्ययन करेंगे दावों की सुनवाई तथा निर्णय। हियरिंग ऑफ क्लेम्स एंड डिसीजंस। इस अधिनियम की धारा 20 के अंतर्गत न्यूनतम मजदूरी से संबंधित उत्पन्न दावों की सुनवाई तथा निर्णय संबंधी प्रमुख प्रावधान इस प्रकार है। समुचित सरकार द्वारा प्राधिकारी की नियुक्ति। समुचित सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी कर न्यूनतम मजदूरी के भुगतान न करने से उत्पन्न विवादों की सुनवाई करने के लिए एक प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकती है। धारा 20(1). प्राधिकारी की योग्यता। ऐसे प्राधिकारी निम्नलिखित पदों या योग्यता वाले व्यक्तियों में से कोई भी हो सकता है। श्रमजीवी क्षतिपूर्ति का कोई आयुक्त अथवा किसी भी प्रदेश में श्रम आयुक्त के पद पर कार्यरत केंद्र सरकार का कोई भी अधिकारी अथवा राज्य सरकार का कोई भी अधिकारी जो कम से कम श्रम आयुक्त से नीचे स्तर का न हो, अथवा कोई भी अधिकारी जिसे दीवानी न्यायालय का अनुभव हो, अथवा कोई भी अधिकारी जिसे वैतनिक मजिस्ट्रेट का अनुभव हो। धारा 20(1). सुनवाई के विषय। इस धारा के अंतर्गत धारा 20 है। इसके अंतर्गत नियुक्त प्राधिकारी अपने प्रदेश में निम्नलिखित विषयों से संबंधित दावों की सुनवाई कर सकता है। न्यूनतम मजदूरी दर से कम दर से मजदूरी चुकाने से संबंधित दावे, आराम या छुट्टी के दिनों की मजदूरी भुगतान के दावे, छुट्टी के दिनों में कार्य करने की मजदूरी के भुगतान के दावे, हदी समय दर से मजदूरी भुगतान के दावे। वाद प्रस्तुत करने का अधिकार। इस धारा के अंतर्गत निम्न से कोई भी व्यक्ति प्राधिकारी के समक्ष अपना वाद प्रस्तुत कर सकता है। सवय कर्मचारी अथवा कोई भी वकील जिसे लिखित में कर्मचारी की ओर से अधिकृत किया गया है, अथवा पंजीकृत श्रम संघ का कोई भी अधिकारी जिसे लिखित में कर्मचारी की ओर से अधिकृत किया गया है, अथवा प्राधिकारी द्वारा अधिकृत कोई भी निरीक्षक अथवा कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसे प्राधिकारी ने अनुमति दी है। धारा 20(2). वाद प्रस्तुत करने की अवधि। ऐसा वाद न्यूनतम मजदूरी तथा अन्य राशि देय होने के 6 माह के भीतर प्रस्तुत कर दिया जाना चाहिए। इस अवधि के बीत जाने के बाद भी वाद स्वीकार किया जा सकता है यदि प्रार्थी ने निर्धारित अवधि में आवेदन न करने के पर्याप्त कारणों से प्राधिकारी को संतुष्ट कर दिया हो। धारा 20(2) का परंतु। सुनवाई का अवसर। यदि कोई प्राधिकारी किसी दावे धारा 20(2) के अंतर्गत को स्वीकार कर लेता है तो वह प्राधिकारी उसके प्रार्थी तथा सेवा आयोजकों को सुनेगा अथवा उनको सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा। धारा 20(3). जांच करना। यदि प्राधिकारी आवश्यक समझे तो कोई अन्य जांच भी कर सकता है। आदेश देना। प्राधिकारी दावे के पक्षकारों की सुनवाई करने तथा आवश्यक जांच पड़ताल करने के बाद इस अधिनियम के अंतर्गत अन्य किसी दंड के अतिरिक्त निम्नलिखित राशि चुकाने का निर्देश दे सकता है। न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी चुकाने दशा में देय न्यूनतम मजदूरी की राशि तथा वास्तव में चुकाई गई राशि के अंतर की राशि तथा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति की राशि। क्षतिपूर्ति राशि अंतर की राशि के 10 गुना से अधिक नहीं हो सकती है। अन्य किसी दशा में कर्मचारी की सेवा योजक पर बकाया राशि तथा प्राधिकारी द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि, किंतु क्षतिपूर्ति राशि 10 रुपये से अधिक नहीं हो सकती। निर्णय से पूर्व भुगतान। यदि प्राधिकारी द्वारा निर्णय देने से पूर्व ही सेवा योजक ने देय राशि का भुगतान कर दिया है तो प्राधिकारी उक्त वर्णित क्षतिपूर्ति का भुगतान करने का निर्देश दे सकता है। धारा 20(3). दुर्भावनापूर्ण दावे की दशा में प्रार्थी पर जुर्माना। यदि सुनवाई करने वाला प्राधिकारी संतुष्ट हो कि प्रार्थी ने दावा दुर्भावनाग्रस्त होकर अथवा सेवा आयोजक को परेशान करने के लिए किया है तो प्राधिकारी प्रार्थी पर 50 रुपये तक का जुर्माना कर सकता है। धारा 20(1). निर्देश राशि की वसूली। इस धारा के अंतर्गत निर्धारित राशि की वसूली निम्नलिखित के द्वारा की जा सकती है। यदि प्राधिकारी स्वयं मजिस्ट्रेट है तो वह उसी प्राधिकारी द्वारा वसूल किया जा सकता है, मानो कि उसने ये जुर्माना मजिस्ट्रेट की हैसियत से किया हो, अथवा
यदि प्राधिकारी मजिस्ट्रेट नहीं है तो वह किसी भी ऐसे मजिस्ट्रेट द्वारा जिसे उसी प्राधिकारी द्वारा अध्ययन किया गया है। धारा 20(5) निर्देश अंतिम। इस धारा के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा दिया गया निर्देश अंतिम आदेश माना जाएगा। धारा 20(6) प्राधिकारी की शक्तियां। इस धारा के अंतर्गत नियुक्त प्राधिकारी को निम्न उद्देश्यों के लिए दीवानी न्यायालय की वे समस्त शक्तियां प्राप्त होगी जो उसी दंड प्रक्रिया संहिता में प्राप्त है। गवाही या सबूत लेने, गवाह को उपस्थित करने तथा प्रलेखों के प्रस्तुत करने हेतु बाध्य करने। धारा 20(7) अब है अनेक कर्मचारियों के संबंध में एक ही आवेदन। सिंगल एप्लीकेशन फॉर नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। सभी की ओर से एक आवेदन संभव। वैसे तो न्यूनतम मजदूरी से संबंधित किसी भी दावे में केवल एक ही आवेदक हो सकता है, किंतु निर्धारित नियमों के अंतर्गत अनेक कर्मचारियों की ओर से एक ही आवेदन भी प्रस्तुत किया जा सकता है। ऐसी दशा में धारा 20(3) के अंतर्गत क्षतिपूर्ति राशि कुल देय आदि की राशि के 10 गुने से अधिक अथवा 10 रुपये प्रति व्यक्ति जैसी भी स्थिति हो से अधिक राशि निर्धारित नहीं की जा सकती। धारा 21(1) पृथक आवेदनों को एक ही आवेदन मानना। यदि न्यूनतम मजदूरी के भुगतान से संबंधित अनेक कर्मचारियों के पृथक आवेदन प्राधिकारी के समक्ष विचाराधीन है तो वह प्राधिकारी उन सभी आवेदनों को धारा 21 के अंतर्गत एक ही आवेदन समझ सकता है। उस पर भी धारा 20(1) में वर्णित प्रावधान लागू होंगे। धारा 21(2) कुछ अपराधों के लिए दंड। पेनल्टीज फॉर सर्टेन ऑफेंसेज। कुछ अपराधों के लिए इस अधिनियम में दंड की व्यवस्था भी है। वे अपराध जिनके लिए सेवायोजक दंड का भागी होता है। एक सेवायोजक निम्नलिखित अपराधों के लिए दंड का भागी होता है। किसी कर्मचारी को उसके रोजगार की श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर से कम दर पर भुगतान करता है अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत देय मजदूरी से कम का भुगतान करता है, अथवा यदि अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित सामान्य कार्य घंटों से संबंधित धारा 13 प्रावधान का उल्लंघन करता है तो वह सेवायोजक दंड का भागी होता है। धारा 22 दंड। यदि कोई सेवायोजक उपयुक्त वर्णित अपराधों में से जो अपने अपराध बताए इनमें से कोई अपराध करता है तो उसे 6 माह तक का कारावास अथवा 500 रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनों से दंड दिए जा सकते हैं। धारा 22 परंतु न्यायालय ने इस धारा के अंतर्गत जुर्माना करते समय क्षतिपूर्ति की उस राशि को भी ध्यान में रखेगा जो धारा 20 के अंतर्गत पहले से ही निर्धारित की जा चुकी है। धारा 22 का परंतु अन्य अपराधों के लिए दंड। यदि कोई सेवायोजक इस अधिनियम के प्रावधानों, इसके अंदर बनाए गए नियमों या जारी किए गए आदेश का उल्लंघन करता है और उसके संबंध में इस अधिनियम में दंड की कोई व्यवस्था नहीं है तो प्रत्येक ऐसे उल्लंघन के लिए 500 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। धारा 22(a) अपराधों का संज्ञान। कॉग्नाइजेंस ऑफ ऑफेंसेज। इस अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय अपराधों का संज्ञान निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार करते हैं। इस अधिनियम के अंतर्गत न्यायालय अपराधों का संज्ञान कुछ प्रावधानों का पालन करते हुए करते हैं। पहला, आवेदन पत्र देने पर न्यूनतम मजदूरी संबंधी किसी भी दावे की शिकायत पर न्यायालय तब तक ध्यान नहीं देगा जब तक कि अपराध के संबंधित तथ्यों को प्राधिकारी धारा 20 के अंतर्गत के समक्ष प्रस्तुत एवं उसके द्वारा स्वीकृत नहीं कर लिया जाता है। इसके अतिरिक्त समुचित सरकार या उसकी ओर से अधिकृत अधिकारी ने शिकायत करने की अनुमति भी दे दी हो। धारा 22(b)(a) निरीक्षक द्वारा शिकायत करने पर यदि इस अधिनियम धारा 22(22)(a) के अंतर्गत किसी निरीक्षक द्वारा शिकायत की जाती है तो न्यायालय उस पर विचार करेगा। धारा 20(1)(b) अपराध संज्ञान की अवधि। कोई भी न्यायालय किसी भी शिकायत पर ध्यान नहीं देगा यदि धारा 22 के अंतर्गत कोई शिकायत समुचित सरकार द्वारा शिकायत करने की अनुमति देने के 1 माह के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है। अन्य शिकायत को धारा 22(1) के अंतर्गत आरोपित अपराध करने की तिथि से 6 माह के भीतर प्रस्तुत की जाती है। धारा 22(b)(2) कंपनियों द्वारा अपराध। ऑफेंसेस बाई कंपनी। कंपनियों द्वारा अपराध करने की दशा में दोषी व्यक्ति का निर्धारण
निम्न प्रावधानों के अनुसार किया जाता है। कंपनी तथा उसके संचालन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति को दोषी मानना। यदि कंपनी द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो उस अपराध को करने के समय कंपनी के संचालन के लिए उत्तरदायी व्यक्ति तथा स्वयं कंपनी अपराध के लिए उत्तरदायी मानी जाएगी तथा उन पर उसी अनुरूप कार्रवाई की जाएगी तथा दंड दिया जाएगा। किंतु कोई भी ऐसा व्यक्ति इस अपराध के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकेगा जो ये सिद्ध कर देता है कि वह अपराध उसकी जानकारी में नहीं हुआ अथवा उसने उस अपराध को रोकने की पर्याप्त सावधानी बरती तथा प्रयास किए थे। धारा 22C1। किसी संचालक या प्रबंधक आदि के दोषी मानना, आदि को दोषी मानना। उपयुक्त उपधारा 1 के प्रावधानों के अतिरिक्त यदि किसी कंपनी के द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत कोई अपराध किया जाता है तथा ये सिद्ध कर दिया जाता है कि वह अपराध उस कंपनी के किसी संचालक या प्रबंधक या सचिव या किसी अधिकारी की सहमति या मौन सहमति या साजिश या लापरवाही से हुआ है तो ऐसा संचालक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी माना जाएगा तथा उस पर भी कार्रवाई की जा सकेगी तथा उसे भी दंडित किया जा सकता है। धारा 22C2। यह कंपनी से आशय किसी निगम निकाय से हैं, कॉर्पोरेट, बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट, जिसमें फर्म तथा व्यक्तियों का कोई भी संघ भी सम्मिलित है। कर्मचारियों को दे अवितरित राशि का भुगतान, पेमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट्स ड्यू टू एम्प्लॉइज। कर्मचारियों को दे अवितरित राशि का भुगतान। यदि किसी सेवायोजक द्वारा किसी कर्मचारी को न्यूनतम मजदूरी के रूप में दे किसी राशि का भुगतान उस कर्मचारी को उसकी मृत्यु के कारण अथवा उसके पते आदि की जानकारी नहीं होने के कारण नहीं किया जा सका है तो उस राशि को निर्धारित प्राधिकारी के पास जमा करवा दिया जाएगा। वह प्राधिकारी उस राशि का निर्धारित नियमों के अनुसार उपयोग कर सकेगा। धारा 22D। सेवा योजकों को मुक्ति, एग्जेम्पशन टू एम्प्लॉयर्स। निम्नलिखित शर्तों के पालन करने पर सेवा योजकों को अपराध के दायित्व एवं दंड से मुक्ति मिल सकती है। पहला, वास्तविक अपराधी को प्रस्तुत करने पर। जब किसी सेवा योजक पर इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध करने का आरोप लगाया जाता है और वह सेवा योजक न्यायालय को आवेदन करके वास्तविक अपराधी को निर्धारित अवधि पर आरोपों की सुनवाई के लिए न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। सेवा योजक द्वारा सिद्ध करने पर वास्तविक अपराधी पर आरोप सिद्ध होने के बाद सेवा योजक को न्यायालय की संतुष्टि के लिए निम्नलिखित बातें भी सिद्ध करनी पड़ती है। उसने इस अधिनियम के प्रावधानों के पालन के लिए पर्याप्त सावधानी बरती है तथा वह उस अन्य व्यक्ति ने जिसे प्रस्तुत किया है ही उसकी जानकारी, सहमति या समर्थन के बिना अपराध किया है। धारा 23। सेवा योजक तथा गवाह से पूछताछ। न्यायालय वास्तविक दोषी का पता लगाने के लिए सेवा योजक से शपथपूर्वक पूछताछ कर सकता है। इसके अतिरिक्त न्यायालय सेवा योजक के साक्ष्य या गवाह से प्रतिपर्सन या जिरह करके पूछताछ भी कर सकता है। धारा 23 का परंतु वास्तविक अपराधी को सजा। जब आरोप सिद्ध हो जाता है और सेवा योजक द्वारा उपयुक्त प्रकार से न्यायालय को संतुष्ट कर दिया जाता है तो न्यायालय अपराधी को वैसे ही सजा सुनाएगा मानो कि वह स्वयं सेवा योजक हो। सेवा योजक की मुक्ति। ऐसे निर्णय के परिणाम स्वरूप सेवा योजक को अपने दायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा। धारा 23। वाद प्रस्तुत करने पर प्रतिबंध, बार ऑन सूट्स। निम्नलिखित से संबंधित मामलों में मजदूरी की वसूली के लिए न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा। ऐसा मामला जिसके लिए धारा 20 के अंतर्गत प्रार्थी या उसकी ओर से किसी ने पहले ही से ही आवेदन प्रस्तुत कर दिया है। दूसरा, ऐसा मामला जिसमें पहले से ही धारा 20 के अंतर्गत वादों के पक्ष में निर्णय दिया जा चुका है। और तीसरा, ऐसा मामला जिसके संबंध में पहले ही ये निर्णय दिया जा चुका है कि वादी का कोई बकाया नहीं है। चौथा,
ऐसा मामला जिसके लिए धारा 20 के अंतर्गत प्राधिकारी के समक्ष आवेदन करके राशि वसूल की जा सकती हो। धारा 24। इस प्रकार ये 4 परिस्थितियों में वाद प्रस्तुत करने पर प्रतिबंध है। धन्यवाद।